morning students, welcome in the online class 9 सोशल साइंस क्लास। आपका इससे पहला चैप्टर जो था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वो ख़त्म हो चुका था। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। बेटा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, पहले आप ये समझ लीजिए इंस्टीट्यूशंस है क्या। हम पहले देखते हैं, डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट अबाउट पीपल एंड इलेक्टिंग देयर रूल्स, यानी कि डेमोक्रेसी एक जस्ट ये नहीं है कि लोगों के द्वारा अपने रूलर्स चुन लिए गए। ये है इन अ डेमोक्रेसी द रूलर्स हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड प्रोसीजर। बेटा जो हम लीडर्स को हम चुनते हैं वो डेमोक्रेसी में उनके अपने कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल्स के लिए वह प्रोसीजर यानी कि कुछ नियम कानून होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं जो वह चुनते हैं या उनको फॉलो करते हैं। दे हैव टू वर्क विद एंड विद इन इंस्टीट्यूशन, यानी कि वे काम भी करते हैं और किसके साथ, अपनी इंस्टीट्यूशन। एक एग्जांपल लेती हूँ, स्कूल कहने को हमने स्कूल कह दिया कि हाँ स्कूल है, लेकिन स्कूल में भी तो मैनेजमेंट होता है, एडमिन भी होता है, टीचिंग डिपार्टमेंट भी होता है, एक स्वीपर्स डिपार्टमेंट भी होता है। तो ये सब के सब क्या है, ये इंस्टीट्यूशन है, यानी कि यह अपना काम करने का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जो लीडर्स हमने चुन लिए जाते हैं या हमने सेलेक्ट कर लेते हैं वो अपना एक क्या है, वो अपने इंस्टीट्यूशन के साथ काम करते हैं। इस चैप्टर में हम बताएंगे कि एक डेमोक्रेसी में जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो काम करते कैसे हैं। हम ये कोशिश करेंगे समझने का, कि देखने का कि किस तरीके से मेजर डिसीजन जो हैं लिए जाते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेड यानी कि उसको हमारे कंट्री पर लागू कैसे किया जाता है। वी also look at how disputes regarding these divisions are resolved, यानी कि बहुत सारे देखे होंगे कि बहुत सारे disputes होते हैं, बहुत सारे विवाद पैदा होते हैं और उन विवादों को कैसे पूरा किया जाता है। In this process we come across 3 institutions, हम इस प्रोसेस में 3 इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो एक डेट प्ले अ की रोल, यानी कि जो क्या करती हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी कि वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन कहलाए जाते हैं, लेजिस्लेचर यानी कि जो कानून बनाते हैं, जो आपके ये लीडर्स कहलाए जाते हैं, जो एक ग्रुप बनता है लीडर्स का, इलेक्टेड लीडर्स का, वो है लेजिस्लेचर। सेकेंड आता है आपका एग्जीक्यूटिव। बेटा जब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो देयर आर 2 टाइप्स एग्जीक्यूटिव, एक परमानेंट और एक टेम्पररी। एग्जीक्यूटिव होता है जो इन्होंने नियम कानून बनाए, यानी कि लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया उस कानून को जो पालन करता है, कार्यपालक, उसको बोलते हैं हम एग्जीक्यूटिव। थर्ड आता है आपका जुडिशरी, यानी कि जो इसने कानून बनाया और कानून बनाते में किसी ने अगर तोड़ा तो इसने पकड़ा गया और वो जुडिशरी क्या करती है, उसको पनिशमेंट देती है या फिर उसका न्याय करती है। तो ये 3 इंस्टीट्यूशन है जो पूरे कंट्री में काम करते हैं और इन्हीं की इंस्टीट्यूशन के आधार पर हमारा कंट्री भी चलता है। ये कहते हैं कि आपने यू हैव ऑलरेडी रीड समथिंग अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन, आपने पहले भी 8th क्लास में पढ़ चुके हो इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में। हेयर वी शैल क्विकली समराइज दोज एंड मूव ऑन टू आस्किंग इन लार्जर क्वेश्चंस। चलिए हम जल्दी से एक समराइज पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे कि कौन इंस्टीट्यूशन जो है किस तरीके से अदर इंस्टीट्यूशन से कनेक्टेड होती है और किस तरीके से यह मोर या लेस डेमोक्रेटिक होती है। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है, यानी कि इनका उद्देश्य है कि हमें समझाना है कि इंस्टीट्यूशंस एक पूरे गवर्नमेंट को किस तरीके से आगे लेके चलती है। कुछ तो जो है ना कंपेयर करती हैं और कुछ सिमिलर इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो डेमोक्रेसी के साथ काम करते हैं। इस चैप्टर में हम अपने एग्जाम्पल के द्वारा नेशनल लेवल की गवर्नमेंट को देखेंगे। नेशनल लेवल की गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको पढ़ा होगा, यानी कि यूनियन, जिसे हम किस नाम से भी जानते हैं, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और या फिर हम उसे जस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ये कहते हैं जब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्या चीज़ है। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, यानी कि हमारे कंट्री में किस तरीके से डेमोक्रेसी जो ना क्या से डिसीजन लिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले अ गवर्नमेंट ऑर्डर। क्लास जब भी मेरी क्लास हुआ करे, जिस टाइम भी हुआ करे, आपको अपनी सिविक्स की बुक ओपन करनी है, एनसीईआरटी की बुक ओपन करनी है। जब तक आप वो बुक ओपन नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देखिए कि किस तरीके से मेजर पॉलिसी पे जो डिसीजन लिया जाता है। तो एक है अ गवर्नमेंट ऑर्डर।
यानी कि एक गवर्नमेंट ऑर्डर क्या है देखिए, ये कहते हैं ऑन अगस्त 13 1990 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर, यानी कि 13 अगस्त 1990 को गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया। इट वॉज कॉल्ड ऑफिस मेमोरेंडम। इसको क्या कहा गया? ऑफिस मेमोरेंडम। यानी कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा कानून बनाकर जो एक नियम जो एक ऑर्डर पास किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? ऑफिस मेमोरेंडम। ये लाइक ऑल गवर्नमेंट ऑर्डर, ये सभी क्या हैं? ऑल गवर्नमेंट ऑर्डर्स के आधार पर है। इट हैड अ नंबर एंड इज नोन बाय दैट OM नंबर। देखिए बेटा, जब भी कोई एक विज्ञप्ति, आप अपनी एक स्कूल की रिसिप्ट देखिए, रिसिप्ट पे आपकी संख्या नंबर होता है, स्कूल नंबर होता है, आपका और भी चीज़ें होती हैं। उसी तरीके से गवर्नमेंट का जो ऑर्डर निकलता है, जिस डायरी में फाइल में निकला होता है उस पर लिखा होता है, आपकी बुक में नीचे दे रखा होगा GI डिपार्टमेंट ऑफ पर एंड TRG OM नंबर 36012/31/90, यानी ये सब क्या है? ये ऑर्डर होते हैं, यानी कि OM नंबर, ऑफिस मेमोरेंडम नंबर होता है, यानी कि कितने ऑर्डर अब तक पास हो चुके हैं। यानी कि आप जैसे एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाला, वो था 36012/31/90, यानी कि 90 तो ईयर हो गया और 30 क्या हो गया? आपसे पहले जुलाई का। तो ये क्या है? यह आपको इस तरीके से निकाला और डेटेड 13/8/1919। ये क्या था? इसमें द जॉइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिसर इन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। देखिए बेटा, ये कहते हैं ये जॉइंट सेक्रेटरी थे, कहाँ के थे? यह है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, यानी कि यह पर्सनल मिनिस्ट्री के ट्रेनिंग का जो है ना एक ऑर्डर निकला था, जिसमें पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस होल्डर के लिए था। और यह साइन जो किया गया था, इट वाज ऑर्डर साइन जो किया गया था, यह क्वाइट शॉर्ट में किया गया था। ये कहता है उस पेज पे कहता है इट लुक लाइक एनी ऑर्डिनरी सर्कुलर और नोटिस। यह एक नोटिस की तरह दिखाई दे रहा होगा, डेट यू हैव मे सीन इन द स्कूल। तुमने ऐसे स्कूल में भी देखा होगा, स्कूल में नोटिस निकल कर आता है, साइन होते हैं। द गवर्नमेंट इशू 100 ऑफ ऑर्डर एवरी डे ऑन ऑर्डर डिफरेंट मैटर, यानी कि गवर्नमेंट जो है डिफरेंट 100 ईयर्स क्या कहते हैं, एक दिन में कितने सारे क्या करते हैं? ऑर्डर निकालती है, 100 से भी ज़्यादा निकालती है बहुत सारे मैटर्स पे। बट दिस वन वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिकम अ सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी फॉर सेवरल ईयर्स। ये कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये सेवरल ईयर्स से बहुत यह एक सोर्स चला रहा है। लेट अस सी हाउ डिसीजन वाज टेकन एंड व्हाट हैपन लेटर। चलिए पहले देखते हैं उसके बाद क्या घटना घटती है। देखिए इसमें क्या था, इसमें एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाला गया। सब्जेक्ट था 27% रिजर्वेशन ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट सर्विसेज। बेटा ये आपको कहानी बताई जाएगी अभी, उससे पहले मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें एक डिपार्टमेंट बना था, यानी कि जब हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था तो इसमें यह था जो पिछड़े लोग थे उनको आगे बढ़ाने के लिए ये एक कमेटी डिसाइड की गई थी। उस कमेटी से पूछा गया था ये बताइए कि किन किन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए और किस बेस पर मिलना चाहिए। तो यह एक निकला था। जब उसके बाद ये ऑर्डर बन गया तब यह ऑर्डर पास हुआ था। ये कहते हैं इन अ मल्टीपल अनडेवलपिंग सोसाइटी लाइक आवर्स early achievement of the objective of social justice as enhanced in the constitution is a must। ये कहते हैं ये हम इस मल्टीपल सोसाइटी के कारण हमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक न्याय को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन का यह उद्देश्य बहुत ज़रूरी है। सेकंड बैकवर्ड क्लासेस यानी कि SBC कमीशन जो था, जैसे मंडल कमीशन, यानी कि जो एक कमीशन बनाया गया था उस कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो मंडल थे। उन्हीं के नाम पर क्या था, कमीशन का नाम रखा गया मंडल कमीशन। यह एस्टेब्लिश जो था गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था, जिसमें गवर्नमेंट ने 31 दिसंबर 1980 को एस्टेब्लिश किया था और कहा था कि आप एक रिपोर्ट पेश कीजिए। Government have carefully considered the report and recommendation of the Commission in the present context regarding the benefit to be extended to the socially and educationally backward classes as opened by the Commission and are of the clear view that at the outset certain weightage has to be provided to such classes in the services of the union and their public undertaking। ये कहते हैं गवर्नमेंट जो है बड़े ध्यानपूर्वक से ये रिपोर्ट तैयार कर रही है
किसके आधार पर? कमीशन, मंडल कमीशन के आधार पर, कि प्रेजेंट में जो सामाजिक रूप से और एजुकेशनली रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं उन कमीशन के द्वारा उनके लिए ये बताया गया है कि हमें उन्हें कुछ वेटेज देना चाहिए, उन्हें आगे उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ उन्हें लाभ देने के लिए वेटेज देना चाहिए, जिससे वह सर्विसेज में और अदर पब्लिक में वह आगे उठ सके। तो उन्होंने कहा कि क्या आरक्षण मिलना चाहिए, क्या लाभ मिलना चाहिए उन्हें? तो 27% ऑफ द वैकेंसी इन सिविल पोस्ट, यानी कि जो सरकारी जॉब आएंगी उसमें 27% उनको क्या है, आरक्षण मिलना चाहिए। एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी रिजर्व फॉर SEBC, यानी कि SEBC क्या था? सेकंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि जो अपने एजुकेशन के आधार पर पिछड़े हुए थे उन्हें गवर्नमेंट के आधार पर 27% आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन बेटा ये तो था आपका ऑफिस मेमोरेंडम 1, लेकिन अगस्त के बाद 3 साल बाद वहीं पर सितंबर में एक नया रिजर्वेशन स्टार्ट किया गया, वो कहलाया गया अदर बैकवर्ड क्लासेस। अभी तो SEBC था, अब क्या आ गया? अदर बैकवर्ड क्लास। उसमें क्या था? देखो ऑफिस मेमोरेंडम नंबर भी चेंज हो गया है। अब इसमें जो ना डेट 30 अगस्त 1990 में कुछ सुधार किया गया 25 सितंबर 1991 को, जिसमें रिजर्वेशन किसको दिया गया? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को इन सिविल पोस्ट में जो दिया गया था, इससे हटा के उसको नाम क्या दिया गया? उसको दिया गया आपका बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस। चलिए ये चीज़ थी आपके ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में। आगे देखते हैं क्या चीज़ हुआ, ये घटना क्यों घटित हुई और ये बार बार एक ही टॉपिक को लेके एक क्यों बदला गया, क्या बात होती है। तो देखिए ये देखते हैं नेक्स्ट, ये कहते हैं द ऑर्डर अनाउंस अ मेजर पॉलिसी। ये कहते हैं यह ऑर्डर जो अनाउंस किया गया था एक मेजर पॉलिसी डिसीजन पे किया गया था। यह ऑर्डर कह रहा था कि 27% जो है वैकेंसी वो सिविल पोस्ट में और सर्विसेज में गवर्नमेंट के द्वारा किसको दे देनी चाहिए? SEBC ग्रुप को दे देनी चाहिए। SEBC का दूसरा नाम था ऑल दोज पीपल हु बिलोंग टू कास्ट डेट आर कंसिडर्ड बैकवर्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि SBC उन दूसरे लोगों को कहा जाता था जिन्हें क्या था, जिन्हें गवर्नमेंट के द्वारा क्या कहा गया? बैकवर्ड, यानी कि पिछड़े हुआ कहा गया, उनको SEBC नाम दिया गया। ये कहते हैं इसमें बेनिफिट जो था जॉब रिजर्वेशन का वो केवल किसको था? शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब को था। अब यहाँ पे एक नई कैटेगरी और आ गई, क्योंकि अभी तक तो क्या था? ST और SC के लिए था जो रिजर्वेशन, अब क्या था? SEBC। अब एक नई कैटेगरी आई SEBC जो इंट्रोड्यूस हुई। केवल वह पर्सन जो बैकवर्ड कास्ट के हैं वो एलिजिबल होंगे, जो 27% उनको जॉब दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर कुड नॉट कम्पीट फॉर दिस जॉब, लेकिन वह क्या थे? वह इसको कम्पीट नहीं करवा रहे थे। अब देखिए डिसीजन मेकर्स, ये सारी घटना हुई कैसे? तो कहते हैं हु डिसाइड टू इशू दिस मेमोरेंडम क्लियरली सच आबेग। ये कहते हैं कि डिसीजन कुड नॉट हैव बीन टेकन बाय द पर्सन हु साइन दैट डॉक्यूमेंट। या कहते हैं कि जो उन्होंने ये यानी कि मेमोरेंडम के इशू डिसीजन पर जो डिसाइड किया था, किसने किया था? ये कहते हैं यह डिसीजन जो है केवल पर्सन यानी हु साइन दैट डॉक्यूमेंट, यानी कि कहते हैं सच अ बिग डिसीजन कुड नॉट हैव बीन टेकन बाय द पर्सन हु साइन दैट डॉक्यूमेंट। ये कहते हैं आपने देखा होगा साइन होता है एक, वो साइन किसका था? वो प्रेसिडेंट का माना जाता है कि उनके द्वारा ये ऑर्डर इशू किया गया है। बट यह ऑर्डर जो है जिसने साइन किया है उसी के द्वारा नहीं दिया जाता, यह और भी तरीके से लिया जाता है। यानी कि ऑफिस वाज मेयरली इम्प्लीमेंटिंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस ऑफ विच द डिपार्टमेंट वाज अ पार्ट। यह ऑफिसर्स जो होते हैं यह मोस्टली रूप से कौन से होते हैं? मिनिस्टर पर्सनल भी हो सकते हैं, पब्लिक ग्रीवेंस के भी हो सकते हैं, पेंशन होल्डर भी हो सकते हैं। ये कहते हैं वी कैन गेस दैट सच अ मेजर डिसीजन वुड हैव इन्वॉल्व अदर मेजर फंक्शन, यानी कि हम कुछ गेस कर सकते हैं कि मेजर डिसीजन जो है वो एक कंट्री में हमारे किसी फंक्शनरीज के द्वारा लिए जाते होंगे। चलिए हम देखते हैं प्रीवियस क्लास में तुमने क्या पढ़ा। सबसे पहला पूछा जाता है हु इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। अगर मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन तो क्या है बताइए? हु इज द हेड ऑफ द स्टेट? प्रेसिडेंट। कौन है स्टेट प्रेसिडेंट का हेड? कौन है?
प्रेसिडेंट। ये कहते हैं प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। बेटा देखिए हम कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपकी बुक में जितने भी ब्लू कलर के पॉइंट्स होते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या है आपका, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। मीन्स सभी राज्यों का जो हेड होगा वो कौन कहलाया जाता है, आपका प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट का उच्च अधिकारी माना जाता है एंड हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री, और हमारे कंट्री की सबसे हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी भी माना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। क्लास गवर्नमेंट का हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। बेटा ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं, जब भी आप कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, चाहे वो आपके कोई भी कंपटीशन लेवल का होगा, तो ये दोनों जरूर याद करना, क्योंकि ये क्वेश्चन दोनों पुट अप किए जाते हैं। होते जनरल नॉलेज के बहुत इजी सा क्वेश्चन होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं, आपके एनसीईआरटी ही क्वेश्चन आंसर आते हैं। और सोशल साइंस में हिस्ट्री या सिविक्स जो है वो 10th तक ही कवर की जाती है। अगर आपने 10th की बुक कवर कर ली, अगर आपको चल के आगे क्या बनना है, आईएएस या पीसीएस बनना है या कुछ भी बनना हो, तो आपको एसएसटी का तो आपको याद करना ही होगा। तो गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट तो बेटा हाईएस्ट अथॉरिटी है एंड जो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल गवर्नमेंट पावर, यानी कि जितनी भी गवर्नमेंटल पावर हैं उनका जो हेड है, उनका जो कार्यकर्ता धरता होता है, हेड होता है, वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है। ही टेक मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग, यानी कि वह क्या है, वह जो ना मोस्टली रूप से कैबिनेट मीटिंग में डिसीजन ले सकता है। कौन, प्राइम मिनिस्टर। थर्ड आती है आपकी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस। कौन कौन से हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। क्लास ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस तीनों जो हैं कभी भी आपसे कहीं भी पूछ लिए जाएंगे, क्योंकि आपके जॉब जब भी करोगे आपसे सिविक्स के और हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर पुट अप किए जाते हैं। तो क्वेश्चंस जो है घूम फिर कर आते ही रहते हैं। फिर से सुन लीजिए, प्रेसिडेंट हेड है किसका, स्टेट का, और कभी आपसे पूछा जाए उसमें क्या ऑप्शन दिया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड साथ के साथ आपको दिया जाएगा एक मुख्यमंत्री का, यानी कि आपका चीफ मिनिस्टर। तो सभी बच्चे मुझे मालूम मोस्टली रूप से हेड लगा कर आते हैं चीफ मिनिस्टर को, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ही हेड होता है। तो बेटा प्रेसिडेंट हेड होता है आपका स्टेट का, और गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट आती है आपकी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है बेटा वो दो हाउसेस से मिलकर बनती है, लोकसभा एंड राज्यसभा। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ ए मेजोरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर। बेटा ये सुन लीजिए, लोकसभा यानी कि एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेट, नहीं सॉरी, लोकसभा है आपका एमपी यानी कि पार्लियामेंट मिनिस्टर, यानी कि ये क्या है, जो चुने जाते हैं उनका हेड जो चुना जाता है वही प्राइम मिनिस्टर कहलाया जाता है। तो बेटा हमने तीन अथॉरिटी के बारे में पढ़ा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट। ये नेक्स्ट देखिए, ये तीनों चीज़ें आपको देखना है। अब आता है आपका तो क्या चीज़ हुआ, यानी कि अब हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, हम जो 27 रिजर्वेशन हुआ था उसके बारे में पढ़ रहे थे। वी ऑल दीज पीपल इन्वॉल्व इन डिसीजन। ये मैं तीनों के बारे में क्यों बताया, हमने इसलिए बताया कि जो ये ऑर्डर पास हुआ था, ऑफिस मेमोरेंडम जो पास हुआ था, उसमें ये तीनों शामिल होते हैं।
यानी कि मैंने ये आपको थ्री पीपल्स बताए, आपके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट। ये तीनों ही आपके उस डिसीजन को पास करने में या ऑर्डर को पास करने में शामिल होते हैं। जब ही जाकर ये क्या बनता है, ऑफिस मेमोरेंडम कहलाया जाता है। दिस ऑफिस मेमोरेंडम वाज द culminations ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट। ऑफिस मेमोरेंडम जो है वो एक दिन का काम नहीं होता कि तीनों मिले और पास कर दिया, ये एक चेन होती है, बहुत लंबी प्रोसेस होती है। देखिए कैसे है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड द सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन 1979। आपको मालूम है सबसे पहला ऑफिस मेमोरेंडम कब निकला था? 1990 में, 1990 में। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, गवर्नमेंट जो थी भारत की, उसने सेकंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक कमीशन अपॉइंट किया। कब? 1979 को। इट वाज हेडेड बाय बीपी मंडल। इनका हेड कौन था? बीपी मंडल था, और पॉपुलरली रूप से इसे मंडल कमीशन के नाम से जाना गया। ये कहते हैं इट वाज आस्क्ड टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया एंड रिकमेंडेड स्टेप टू टेकन फॉर देयर एडवांस। इससे कहा गया कि तुम जो सोशली रूप से यानी कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो भारत में पिछड़े हुए लोग हैं, उनको पहचान करके आओ, उनके लिए क्राइटेरिया बताओ, और उनको आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या स्टेप लेना है, यह एक नियम, एक रूल बनाओ, एक रिपोर्ट बनाओ। तो द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980, यानी कि कमीशन ने 3 साल बाद अपनी रिपोर्ट पेश की 1980 को, और बहुत सारे उसमें रिकमेंडेशंस भी दी। ये कहते हैं कि इस तरीके से कमीशन ने जो ना अपनी 1980 में रिपोर्ट दी, और उसमें कुछ अपनी ज़रूरत दी। रिकमेंडेशन मतलब उसने कुछ सुधार करने के लिए कुछ बातें बताई। वन ऑफ दीज वाज दैट 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब बी रिजर्व फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। उसमें सबसे पहले जो उसने अपनी सुझाव दिया कि SEBC को क्या कर देना चाहिए, इन लोगों को 27% गवर्नमेंट जॉब में रिजर्व सीट कर देनी चाहिए। फॉर सेवरल ईयर मैनी पार्लियामेंट एंड पार्टीज केप्ट डिमांडिंग द इम्प्लीमेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। ये कहते कमीशन, यानी कि यह क्या थे, कई सालों तक इसमें बहुत सारी पार्टीज आई, बहुत सारे पार्लियामेंट आए, इस पर डिस्कशन होता चलता रहा कि इसको किसी तरीके से क्या करा जाए, पास कर दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए। ऐसे थोड़ा ना हुआ, एक रिपोर्ट बनी। रिपोर्ट बनने के बाद अब क्या है, इस पर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में क्या करा जाएगा, मोहर लगेगी, डिस्कशंस होंगे। डिस्कशन होने के बाद जब प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा, जब उस पर साइन होगा, जब वह ऑर्डर तैयार होगा। तो इसमें बहुत साल लग गए, बहुत सारी पार्लियामेंट्स भी, बहुत सारे पार्लियामेंटेरियर्स भी थे, पार्टीज भी थी। उन्होंने डिमांड की कि इस कमीशन को किसी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। ये इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि कहते हैं कि इसमें डिमांड हुई, एंड जो ना यहाँ पे द केम द लोकसभा इलेक्शन। अब यहाँ पे इलेक्शंस आ गया, कब? 1989 में। यानी कि अब जब ये कितने हो गए, कितने साल हो गए, 80 में रिपोर्ट दी थी, यानी कि 80 में वह एक रिपोर्ट बनकर तैयार आ गई, यानी कि 9 ईयर्स बाद लोकसभा का इलेक्शन आ गया। इस इलेक्शन में एक मैनिफेस्टो होता है बेटा, जब कोई भी पार्टी इलेक्शंस के लिए अपना प्रॉमिस रखती है, अपना मैनिफेस्टो क्या है, यानी कि अपने कुछ देश को या कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए कुछ वादे किए जाते हैं, और वह भर के फिल करके कहते हैं, वो कहलाए जाते हैं मैनिफेस्टो। तो उसने क्या था, जनता दल ने अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया। उसने कहा कि इफ वोटेड टू पावर इट वुड इम्प्लीमेंटेड द मंडल कमीशन रिपोर्ट। उसने कहा यदि जनता दल पार्टी में क्या होती है, सत्ता में आती है, अगर उसे वोट मिलती है, यदि वो जीतती है, तो वह क्या करेगी, तो वह मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू करेगी। द जनता दल डिड फॉर्म द गवर्नमेंट आफ्टर दिस इलेक्शन। इस इलेक्शन के बाद जनता दल तो जीत गई और वह गवर्नमेंट बन गई। इट्स लीडर VP सिंह, यानी कि इस लीडर के कौन थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह लीडर थे, जो प्राइम मिनिस्टर बने, और उन्होंने सेवरल डेवलपमेंट आगे की है। जब इसके बाद उन्होंने डेवलपमेंट किया तो यहाँ पे 3 चीज़ें निकल कर आई।
यानी कि अब क्या था यहाँ पे, अब यहाँ पे भी उन्होंने जब एक चीज़ करा, बहुत सारी चीज़ें निकली, तो यहाँ पाया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एड्रेस टू द पार्लियामेंट अनाउंस द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन। इसमें सबसे पहला निकल कर आया कि जो भारत का प्रेसिडेंट है वो क्या करेगा, वो पार्लियामेंट को एड्रेस करेगा, यानी कि उसको बताएगा, और उसमें गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या है, यानी कि गवर्नमेंट की भावना क्या है, वह उसको लागू किया जाएगा। गवर्नमेंट की भावना क्या थी, मंडल कमीशन को आगे बढ़ाने की। तो ऑन 6 अगस्त 1990 यानी कि 6 अगस्त 1990 यानी कि ऑर्डर पास होने से 2 दिन पहले द यूनियन कैबिनेट टुक अ फॉर्मल डिसीजन टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन, यानी कि जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर थे उन्होंने एक फॉर्मल डिसीजन लिया, कहा कि जो ये मंडल आयोग की जो ये रिकमेंडेशन है, सुझाव हैं, इनको हम फॉर्मली रूप से लागू करते हैं। नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह इन्फॉर्म द पार्लियामेंट अबाउट दिस डिसीजन थ्रू अ स्टेटमेंट इन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में, लोकसभा और राज्यसभा में, दूसरे दिन जो बीपी सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई ये इस तरीके का डिसीजन लिया गया है। द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वॉज सेंट टू बी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, यानी कि जो वहाँ पे पर्सनल नंबर जो था, यानी कि डिसीजन जो कैबिनेट के द्वारा लिया गया था वो पर्सनल और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा लिया गया। जो सीनियर ऑफिसर्स थे डिपार्टमेंट के, उन्होंने एक ड्राफ्टेड की, यानी कि इस ऑर्डर की एक ड्राफ्टेड की और मिनिस्टर से अप्रूव कराया। ऑफिसर ने जो ना यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो साइन कर दिए, और यह ऑफिस मेमोरेंडम 36012/31/90 डिक्लेयर हुआ। यानी कि अब गवर्नमेंट के बेस पर, यानी कि जिस ऑफिसर ने साइन किया, साइन तो किसने किया, उस ऑफिसर ने, लेकिन नाम किसका हुआ, गवर्नमेंट का, तो यह एक ऑर्डर बनकर तैयार हुआ। ये कहते हैं कि अब नेक्स्ट देखिए इसमें क्या हुआ था, ये कहते हैं कि अब क्या था, ये इसका इसलिए बोर्न ऑन अगस्त 13, 1990, यानी कि उस दिन इसका क्या है, जन्म भी माना जाता है कि इस किसका, और SEBC का। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद वो उसमें मोस्टली रूप से बहुत ही गर्मा गर्म बहसबाजी शुरू हो गई कंट्री में। न्यूज़पेपर और मैगजीन जो थे अब जो ना क्या होने लगे, वर फुल ऑफ डिफरेंट व्यूज़ एंड ओपिनियंस ऑन दिस इशू, यानी कि जब वह तैयार हो गया, सबके सामने बन गया आ गया, अब उस पर लोग बागों ने बहुत ही क्या है गर्मा गर्म बहस शुरू हुई। न्यूज़पेपर्स ने, न्यूज़ चैनल्स वालों ने सॉरी बहुत सारे अपने व्यूज़ ओपिनियन इश्यूज वहाँ पे पेश करने लगे। इट लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, यानी कि यह बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन भी हुए और काउंटर प्रोटेस्ट भी स्टार्ट हो गए। कुछ तो जो थे वायलेंट हो चुके थे, यानी कि तोड़ फोड़ पे आ चुके थे। पीपल रिएक्ट स्ट्रांगली, पीपल्स जो थी वो बहुत ही मजबूती के साथ इसका विद्रोह कर रही थी। क्यों कर रही थी, बिकॉज दिस डिसीजन अफेक्टेड थाउजेंड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जॉब पर यह अफेक्ट डाल रहा था। Some felt that the extent of inequalities among people of different caste in India, कुछ लोग ये महसूस कर रहे थे कि भारत में डिफरेंट कास्ट को लेकर क्या हो रही है, असमानता पेश की जा रही है, इसलिए उन्होंने इसको रिजर्वेशन का नाम कहा। दे फेल्ट, उन्होंने महसूस करा, दिस वुड गिव अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू दोज कम्युनिटीज़, ये कहते हैं उन लोगों को क्या करा जाए, फेयर अपॉर्चुनिटी दी जाए इस कम्युनिटीज़ को, who so far had not adequately been represented in government employment, यानी कि वह कहते थे कि उनको क्या करना चाहिए, उनको रिप्रेजेंट जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में उनको क्या है फेयरली रूप से मौका दिया जाना चाहिए। दूसरे महसूस कर रहे थे कि दिस वाज अनफेयर एज इट वुड डिनाई इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू दोज हु डिड नॉट बिलोंग टू बैकवर्ड कम्युनिटीज़, यहाँ पे ये महसूस कर रहे थे कि वह क्या है, वह समानता को मना कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वह क्या है, वह कुछ बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं और किसी को समानता का अधिकार नहीं दे रहे। दे वुड बी डिनाइड जॉब इवन दो दे कुड बी मोर क्वालिफाइड, यानी कि वह ज़्यादा क्वालिफाइड होने के बावजूद भी उन्हें क्या है जॉब नहीं मिल सकती। कुछ महसूस कर रहे थे कि डेट इज़ वुड प्रीपेचुएट कास्ट फीलिंग अमंग पीपल एंड हैम्पर, यानी कि कुछ लोग ये महसूस कर रहे थे कि कास्ट को लेकर ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है और वह राष्ट्र की एकता को
नहीं देखते। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरीके से क्या होता है, क्या चीज़ दिखाया गया कि किस तरीके से एक ऑफिस मेमोरेंडम बनाया गया, क्या किया गया, क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से आगे किया जाता है। तो बेटा ये तो आपका था चैप्टर। एंड देखिए इसमें क्या है, डिसीजन कैसे लिए जाते हैं और उनको कैसे लागू किया जाता है। अब देखिए हु रिसॉल्व दिस डिस्प्यूट, यानी कि अब जगह जगह दंगा फसाद होने लगे, तोड़ फोड़ शुरू होने लगी, इन विवादों को कौन सॉल्व करेगा? यू नो डेट द सुप्रीम कोर्ट, तुम जानते हो सुप्रीम कोर्ट को है, एंड द हाई कोर्ट इंडिया में सेटल डिस्प्यूट, यानी कि अब चौथा कौन निकल कर आया? तीन तो आ गए आपके सामने, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट, एंड फोर्थ निकल कर आया आपका कोर्ट, यानी कि कौन कौन से? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। यानी कि यदि जनता के बीच में और सरकार के बीच में यदि कोई डिस्प्यूट होता है, कोई विवाद पैदा होता है, तो उसे कौन फॉलो करता है? उसको कौन करता है? उसको यहाँ की कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट करती है। तो कुछ पर्सन और एसोसिएशन जो थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने कोर्ट में डिफरेंट सारे केस फॉलो करे, उन्होंने अपील करी कोर्ट को, डिक्लेयर कहा कि जो ना अब ये इम्प्लीमेंशन को रोक देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट जो थी भारत की, उसने सारे केसेस का एक बंच बनाया और इस केस को किस नाम से, क्या नाम दिया? इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। बेटा इस पे अंडरलाइन कर लेना क्योंकि ये केस जो है आपका इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के लिए पुटअप किया जा सकता है। यानी कि विच केस नॉन एज द इंदिरा साहनी एंड अदर वर्सेस इंडिया केस। तो कौन सा था? SEBC एंड वर्सेस पीपल्स, यानी कि जनरल स्टेट, यानी कि जो आपके सामान्य लोगों के ने केस किया था उसको नाम रखा इंदिरा साहनी एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 11 जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हियर्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ से 11 जजों ने बैठकर सुप्रीम कोर्ट में बैठकर इस आर्ग्यूमेंट को सुना। एंड बाय अ मेजॉरिटी, यानी कि इस मेजॉरिटी के बाद सुप्रीम कोर्ट जज ने 1992 में डिक्लेयर कहा कि ऑर्डर जो है गवर्नमेंट का ये वैलिड है। कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा गवर्नमेंट से यदि इसको मॉडिफाई किया जा सकता है तो इसको कुछ मॉडिफाई किया जाए। बाद में मॉडिफाई करने के लिए जो सोशली और इकोनॉमिकी रूप से कहा था उसमें से क्या नाम हटा दिया? सोशली एंड इकोनॉमिक हटा दिया, उसे रख दिया अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये तो आपका आज यही चैप्टर था, इसमें इतना ही समझाया गया। कल हम फिर से नया टॉपिक समझाएंगे। एंड हैव अ नाइस डे। बेटा इस चैप्टर्स को ध्यान में रखना और ये पॉइंट्स को ध्यान में रखना। चलिए हैव अ नाइस डे।